दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 11, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। और आज के इस भाग में, भाग 8 में, हम बात करेंगे कोरिया की कहानी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के जो भाग थे उनमें हमने विस्तार से चर्चा की थी दो महत्वपूर्ण देशों के बारे में, जिसमें हमने जापान को शामिल किया था और चीन को शामिल किया था। कि आखिर हमने देखा था कि किस प्रकार उन्होंने अपने आधुनिकीकरण के रास्ते तय किए थे। पूरी कहानी उनकी हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज की भाग में हम कोरिया की कहानी पढ़ेंगे कि कोरिया क्या है, आखिर किस तरह से कोरिया जो है, विशेषकर दक्षिण कोरिया जो है, आज हमारे सामने जो आ गया है, किस तरह से शक्ति बनकर, एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर, उसकी क्या कहानी। क्योंकि पूर्वी देशों का इतिहास हम विशेष तौर पर हम देख रहे हैं। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है, दो अलग अलग राष्ट्र आज हैं, लेकिन किसी ज़माने में एक ही प्रायद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। और आज एक प्रायद्वीप है, लेकिन एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिकीकरण की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई है। तो सबसे पहले यहाँ जो थोड़ा सा बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि को आप देखें तो यहाँ जोसोन वंश का शासन था। जिस समय यहाँ जोसोन वंश का शासन था, उस समय जापान एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। और 1910 में जापान ने अपने औपनिवेशिक विस्तार के तहत यहाँ पर अधिकार कर लिया। जापान का जो अधिकार हो गया था 1910 ईस्वी में। और इस समय यहाँ पर वंश कौन सा था? जोसोन वंश था उस समय। जोसोन वंश का जो अंत है और साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रदर्शन हुए। जोसोन वंश के अंत के बाद क्या होता है कि उसकी असफलताओं की वजह से यहाँ जो साम्राज्यवाद है जापान का, उसके खिलाफ यहाँ पर कई प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के जो आंतरिक समूह होते हैं, ना केवल यहाँ कोरिया में रहने वाले लोग, बल्कि जो कोरिया से बाहर जो लोग थे यहाँ के राष्ट्रीयता के, उन्होंने भी एक साम्राज्यवाद का बड़ा विरोध किया बाहर रहकर भी। तो द्वितीय विश्व युद्ध और जापानी, हमने देखते हैं कि इसी बीच क्या होता है कि लंबा संघर्ष यहाँ के लोग करते हैं जापानी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए। लेकिन 1945 में आकर उन्हें सफलता मिलती है। क्योंकि 1945 के आसपास क्या होता है दोस्तों, 1945 ईस्वी में जो विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध की जो घटना होती है, उसमें जापान की पराजय होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी कब्जे का अंत हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि जापान की उस युद्ध में पराजय हो जाती है और जो शक्तियाँ थी अमेरिका के नेतृत्व में, वो जीत जाती है, लोकतांत्रिक शक्तियाँ। और वो एक तरह से यहाँ पर उनका शासन स्थापित हो जाता है और इसे वो दो हिस्सों में बांट देते हैं। जो मित्र शक्तियां थी, जो मित्र राष्ट्र थे, उसे दो भागों में बांट देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को। तो हम देखते हैं कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन होता है। एक तो उत्तरी कोरिया और दूसरा है दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया का जो शासन संचालन है वो सोवियत संघ को सौंप दिया जाता है, जबकि दक्षिण कोरिया का शासन संचालन संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया जाता है। अब 1948 में स्वतंत्र और बाद में 1948 में जाकर इनके लिए स्वतंत्र सरकारों का गठन भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक प्रारंभिक शुरुआत है इन देशों का। जो प्रारंभिक इतिहास है वो आधुनिकीकरण की शुरुआत किस तरह से होती है वो हमने देखी। जापान के कब्जे से लेकर उसका अंत हो जाता है, उसके बाद इन दोनों का विभाजन कर दिया जाता है, वो कहानी आप देख रहे हैं। इसके बाद हम देखें युद्धोत्तर राष्ट्र, यानी कि जब ये युद्ध हो गया 1945 में समाप्त हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, तो यहाँ की जो राजनीतिक घटनाक्रम थे वो किस तरह के हुए उन पे देखें। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यहाँ क्योंकि अमेरिका का शासन था, अमेरिका ने इसका शासन संभाला था अपने हाथ में। और उत्तरी कोरिया में कम्युनिस्ट पार्टी चीन का प्रभाव था। तो प्रभाव की अगर बात करें तो इस तरह के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। 1953 ईस्वी का जो समझौता था, उसमें एक समझौता किया गया 1953 में कि युद्ध की समाप्ति और कोरिया की स्थायी विभाजन कर दिया। युद्ध की 1953 में समझौते के अनुसार क्या हुआ कि युद्ध समाप्त हो गया और इसके बाद दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया का स्थायी तौर पर विभाजन स्वीकार कर लिया गया कि दो अलग अलग राष्ट्र होंगे ये। अब युद्ध काल की कुछ समस्याएं भी थी। युद्ध काल की जो समस्याएं थी उनकी वजह से यहाँ की जो जनता थी उन्होंने कई तरह की क्रांतियाँ की। एक अप्रैल क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल क्रांति की अगर हम बात करें, अप्रैल क्रांति 1960 ईस्वी में हुई है। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए मांग की गई और इस क्रांति के बाद ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। राष्ट्रपति सिंगमेन जो है वो राष्ट्रपति बने थे उस समय। यहाँ सिंगमेन जो थे राष्ट्रपति बने। और 1961 ईस्वी में पाक चुंग ही के नेतृत्व में सैनिक तख्ता पलट। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रपति के तौर पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, इसलिए 1961 ईस्वी में इनकी कमियों की वजह से 1961 पार्क जुंग ही के नेतृत्व में यहाँ पर सैनिक तख्ता पलट हो गया, यानी सैनिक सत्ता की यहाँ पर स्थापना हो गई। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया कार्यकाल माना जाता है आर्थिक विकास की दृष्टि से। तो चीन तीव्र औद्योगिकरण एवं मजबूत नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया, उसको आप देखते हैं। तो 1963 में चुनाव हुए, इसके बाद 2 साल उनकी सत्ता रही। उसके बाद 1963 में चुनाव हुए और पाक जुंग ही की विजय हुई। पार्क जो इनकी विजय हुए और उन्होंने एक निर्यात उन्मुखी नीति, विशेषकर जो कोरिया है इसने निर्यात उन्मुखी नीति का अनुसरण किया है। निर्यात उन्मुख, हम दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं, निर्यात उन्मुखी नीति इन्होंने अपनाई थी। निर्यात उन्मुखी नीति की बात, यानी कि पूरी तरह से जो इस देश का जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्यात पर अधिकांशतः निर्भर थी। अभूतपूर्व, इसी युग के अंदर हम देखते हैं कि अभूतपूर्व आर्थिक विकास का युग माना जाता है कोरिया के लिए। ये 1970 के दशक में क्या होता है, यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या, कृषि को प्रोत्साहन, यहाँ की जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसे मजबूती प्रदान की जाती है, उसको सशक्तिकरण किया जाता है। और इसके अलावा जो कृषि थी
उसको प्रोत्साहन भी दिया जाता है 1970 के दशक में। इसके अलावा मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व भी प्रदान किया जाता है इसी दौर के अंदर। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व की वजह से हम देखते हैं कि कोरिया का जो औद्योगिक विकास है, कोरिया का उद्योगीकरण यहाँ पर इस दौर में हुआ है। 1971 ईस्वी के चुनाव होते हैं और फिर राष्ट्रपति जो पार्क चुंग ही जो थे वही वापसी, उनकी दोबारा वापसी, क्योंकि उनकी जो औद्योगिक नीतियां थी और उनकी वजह से जो कोरिया का विकास हुआ था उसकी वजह से 1971 के जो चुनाव हुए थे उनमें इनकी वापसी हो जाती है। लोकतांत्रिक और आर्थिक विकास की निलंबित अवधि, लेकिन ये जो अवधि है क्योंकि इनका चुनाव दोबारा हो जाता है तो ये एक तरह से तानाशाही जैसी स्थिति में हो जाते हैं। तो 1971 में ये जो दौर है इनके, जो दूसरे राष्ट्रपति, जो दूसरा कार्यकाल है इनका पार्क चुंग ही का, उसमें क्या होता है कि लोकतांत्रिक और आर्थिक विकास की जो निलंबित अवधि के युग के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस दौर में जो आर्थिक विकास था बहुत काफ़ी धीमा हो गया था इस दौर में आके। अब देखते हैं कि लोकतांत्रिकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास किस तरह से, ये लगातार लोकतंत्र की मांग होती रही, किस तरह से निरंतर आर्थिक विकास भी साथ साथ होता रहा, वो दौर है। 1980 की ईस्वी में सैन्य सरकार और लोकतंत्र समर्थक नेताओं के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। 1980 का वो दशक है जब यहाँ के लोकतंत्र समर्थक लोग और यहाँ की जो सैन्य सरकार है, सैन्य नेता है, जो सैन्य सरकार है उसके बीच में संघर्ष शुरू होता है और चून डू हवन जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं इस दौर में। और चुंग सरकार द्वारा लोकतंत्र का अंत कर दिया जाता है और आर्थिक विकास, हालांकि लोकतांत्रिक सरकार का लोकतंत्र का अंत कर देते हैं, लेकिन ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इनकी नीति थी कि देश का आर्थिक विकास इन्होंने करना जारी रखा था। इसमें हम देखते हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले 3 प्रमुख क्षेत्र थे इस दौर में। एक तो शहरीकरण हुआ, हम देखते हैं कि कोरिया का शहरीकरण, दक्षिण कोरिया का शहरीकरण हो जाता है। शिक्षा को महत्व दिया जाता है और मीडिया, इनकी तीनों की प्रगति यहाँ पर होते हुए देखते हैं। 1987 की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रदर्शन और चुंग सरकार जो थी, चुन सरकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। लेकिन 1987 ईस्वी में चुन सरकार ने क्या किया, लोकतांत्रिक प्रदर्शनों के चलते इन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी। पहली बार यहाँ चुनाव करवाया। इसके बाद इसमें देखते हैं कि कोरियाई लोकतंत्र और आईएमएफ का संकट, जब कोरिया में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है और वहाँ उसके बावजूद भी वहाँ पर एक आर्थिक संकट उत्पन्न होता है और किस प्रकार उस आर्थिक संकट से कोरिया विजय प्राप्त करता है। पहला प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हमने देखा 1987 ईस्वी में, और राजनीतिक संकट किस तरह से आता है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है 1992 में, किम यंग सेम जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। 1992 के अंदर किम यंग सेम जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। नवीन सरकार द्वारा निर्यात नीति को प्रोत्साहन और आर्थिक वृद्धि, ये जो नई सरकार थी, इन्होंने नई सरकार ने निर्यात नीति को प्रोत्साहन दिया। जो प्रमुख आधार थी कोरिया की औद्योगिकरण का, जो प्रमुख आधार था वो क्या था, निर्यात नीति, उसको प्रोत्साहन देते हैं और एक तरह से यहाँ पर एक आर्थिक वृद्धि हमें देखने को मिलती है। 1997 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होता है। ये दौर कोरिया के लिए बहुत ही कठिनता का दौर था, या यूँ कह सकते हैं संकट का दौर था, जब 1997 ईस्वी में विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न होता है कोरिया में, और आईएमएफ जो था वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1997 से चुनाव व प्रथम शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण, फिर 1997 में क्या होता है कि चुनाव होते हैं, प्रथम शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ पर संपन्न होते हैं और सत्ता का हस्तांतरण पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है और किम डे जुंग जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं और इस आर्थिक संकट से देश को निकालने में सफल रहते हैं। अब देखते हैं 2008 की बात है। 2008 में दूसरा शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित होता है कोरिया के अंदर और ली माइंग वॉक जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनती है, लेकिन उनका भी विरोध होता है, उनके व्यक्तिगत संबंधों को चलते उनका काफ़ी विरोध किया जाता है और फिर 2017 में तीसरा सत्ता हस्तांतरण होता है और इस प्रकार मून जे इन राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कोरिया के। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कोरिया का किस तरह का ये एक इतिहास है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ये देखा कि जो कोरिया है उसकी क्या कहानी है, कोरिया ने किस प्रकार से एक आधुनिक राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका, कोरिया किस प्रकार से एक आधुनिक राष्ट्र बना और किस तरह के उसको संकटों का सामना उसे करना पड़ा था, फिर भी उसने एक आधुनिकीकरण का जो रास्ता तय किया था अपने हिसाब से, वहाँ के लोकतांत्रिक जो आंदोलन चले थे उन्होंने उसके आधुनिकीकरण के रास्ते को महत्व दिया, किस तरह के सैनिक तख्तापलट वहाँ पर होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोरिया जो है अपने को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के भागों में हम बात करेंगे इस पूरे अध्याय की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।